नमस्कार साथियों, मैं बीएल सैनी। हम संविधान पढ़ रहे हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1833 का एक्ट पढ़ा, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा, फिर हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा। इससे पहले हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, 1892 का अधिनियम पढ़ा था। ये जितने भी पॉइंट है हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हमें 1909 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, फिर 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1927 का साइमन कमीशन पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको मैं और किस नाम से जान सकता हूं, यानी इसका अन्य भी कोई नाम है क्या? तो इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, अधिनियम भी कहा जाता है। यानी इसका अन्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों है इसका नाम? क्योंकि भारत का राज्य सचिव ये तो कौन था? लॉर्ड मार्ले था। उस समय लॉर्ड मार्ले था। ये तो भारत का राज्य सचिव था, और ये राज्य सचिव था कहां पर साथियों? इंग्लैंड में था। ठीक है। और आपको मालूम है उस समय भारत का वायसराय था। वो वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो था। कहने का मतलब यह हुआ कि 1909 ईस्वी में भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले या जॉन मार्ले व वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ने मिलकर के या दोनों के प्रयासों से यह कानून बना था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हो गए। दूसरे क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? यानी प्रश्न यही तो बनता है ना कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, यही तो पढ़ा हमने। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के दोष है उनको दूर करना, व भारत में उभरते हुए या बढ़ते हुए क्रांतिकारी उग्रवादियों को क्या करना था? समाप्त करना। यह उद्देश्य किसका था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस अधिनियम में और क्या क्या हुआ था? तो इस अधिनियम में भारत में सांप्रदायिक, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है? शुरुआत होती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। यानी इस निर्वाचन प्रणाली में साफ साफ कहा गया कि जो भारत में मुस्लिम है, यानी कहने का मतलब है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इसमें साफ साफ कह दिया गया कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम व्यक्ति है, वो मुस्लिम व्यक्ति का ही क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। इस प्रकार से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, मुसलमानों को पृथक से निर्वाचन दिया गया था। अब मुझे जरा ये बताओ कि पृथक से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई, तो बताओ क्या अंग्रेजों की यहां पर फूट डालो और राज करो की नीति लागू नहीं होती क्या? तो कहने का मतलब यह हुआ यहां पर इस कानून में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति क्या लागू होती है। चलो ठीक है। अब यहां पर फूट डालो राज करो की नीति लागू हो गई। इसी कानून के उपलक्ष्य में
ये जो लॉर्ड मार्ले है या इसको जॉन मार्ले भी कहा जाता है, ये मार्ले क्या करता है, एक पत्र लिखता है। ये मार्ले क्या करता है, एक पत्र लिखता है और उस पत्र के माध्यम से कहता है कि हम ऐसे नागदंत के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल आगे जाकर क्या होगी साथियों, कड़वी होगी। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि किस व्यक्ति ने 1909 के अधिनियम के बारे में कहा कि हम ऐसे नागदंत के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल आगे जाकर क्या होगी, कड़वी होगी। तो किसने कहा था, लॉर्ड मार्ले ने कहा था। यह पत्र किसको लिख करके कहा, तो लॉर्ड मिंटो को कहा था। किस अधिनियम के बारे में कहा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कहा था। इसी अधिनियम का विरोध करते हुए भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी। तो के एम मुंशी ने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि इन लोगों ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। इन्होंने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। किसने कहा, के एम मुंशी ने। किस अधिनियम के बारे में कहा, 1909 के अधिनियम के बारे में कहा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं। यानी हमने 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ लिया है। अब इस अधिनियम के बाद में हम बात करते हैं 1919 का भारत परिषद, 1919 का भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं, अधिनियम की बातें करते हैं। अब समझना साथियों, हमारा नया पॉइंट क्या बन गया, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके भी अन्य नाम होंगे, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं मोंटेस्क्यू, इसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्यों है, क्योंकि जो मोंटेस्क्यू था यह तो उस समय भारत का क्या था साथियों, सचिव था, और यह जो चेम्सफोर्ड था यह उस समय क्या था, वायसराय था। वायसराय तो कौन था, चेम्सफोर्ड था, और सचिव कौन था, मोंटेस्क्यू था। इन दोनों के प्रयासों से या दोनों के प्रयासों से यह अधिनियम बना था, इसलिए इसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब 1919 का भारत परिषद अधिनियम बना, उस समय भारत का वायसराय हो गया है, सचिव हो गया है। चलो ठीक है, यहां पर कोई बात नहीं है। अब इसका उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना भाई, 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम बना है, इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना। तो यह एक कानून बना था, इसके बहुत सारे उद्देश्य माने जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती, बहुत सारे कार्य होते, बहुत देखना, इसको समझना। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, पहली बात इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे वो समझना। इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, देखो इस अधिनियम में पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में होती है, 1919 के अधिनियम में होती है। कहने का मतलब है इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1919 ईस्वी से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू होती है, और यह 1 अप्रैल
1937 ईस्वी तक लागू रहती है। क्या रहती है साथियों? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू रहती है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बना? इसी अधिनियम के तहत भारत में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, व यूरोपियन। कहने का मतलब है इस अधिनियम के तहत भारत में फिर से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कहने का मतलब है इस अधिनियम में सिखों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया, भारतीय ईसाइयों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया और यूरोपियन लोगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन देने का प्रावधान किया गया था। इसमें भी बताओ, क्या भारत में फूट डालो और राज करो की नीति लागू नहीं हो रही है? इसमें भी लागू हो रही है ना। इसी अधिनियम में और क्या काम हुआ था? इसी अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से, साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1909 के भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम में। बताओ 1892 में तो क्या हुआ था? भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, परंतु इस अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन और बनता है, इसी अधिनियम में पहली बार महिलाओं को, किसको साथियों? महिलाओं को, यानी इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्या अब तक आपने महिलाओं को वोट डालते देखा था? नहीं देखा था ना। तो इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, परंतु यह अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं था। यानी यह जो अधिकार था यह अभी भी पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया, परंतु वोट डालने का अधिकार यहां पर मिल गया है। तो इसमें क्या हुआ? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियनों को प्रत्यक्ष निर्वाचन देने की बात हुई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की भी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। किस अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में। अब इसी अधिनियम में और क्या कानून बनते? इसी अधिनियम में, यानी कहने का मतलब केंद्र व राज्य, अच्छा क्वेश्चन बनता है, केंद्र व राज्य का बजट एक दूसरे से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत केंद्र व राज्य दोनों का बजट अलग कर दिया? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। कहने का मतलब है इस अधिनियम में केंद्र ने राज्य की विधान मंडल को या राज्य की विधानसभाओं को अपना अलग से बजट पेश करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। इसी अधिनियम में शायद आपने शिक्षा का नाम सुना है, शिक्षा। तो इसी अधिनियम में शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। हालांकि क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया था? 1919 का भारत परिषद अधिनियम है। इसी अधिनियम में, अच्छा क्वेश्चन और बनता है, इसी अधिनियम में क्या हुआ था कि इसी अधिनियम में एक नरेश मंडल, अच्छा क्वेश्चन है, एक नरेश मंडल का गठन भी किया गया था। पूछेगा कि नरेश मंडल का गठन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। नरेश मंडल का गठन कब किया गया? 1921 ईस्वी में। और किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है। इस नरेश मंडल का मुख्यालय तो कहां पर बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? वायसराय को बनाया गया था। इसमें कुल कितने राजाओं ने भाग लिया था?
121 राजाओं ने भाग लिया था। साथियों छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में नरेश मंडल का गठन कब किया गया? 1921 में। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? वायसराय को बनाया गया। इसमें कुल कितने राजाओं ने भाग लिया था? 121 राजाओं ने भाग लिया था। अब इसी 1919 के अधिनियम में और कार्य क्या हुए थे देखना। नरेश मंडल के बाद में इस अधिनियम में और क्या कानून बनते, और क्या प्रावधान किया जाता है? इसी अधिनियम में जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक यानी द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन किया गया था। पूछेगा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन किया गया था? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें द्विसदनात्मक का मतलब एक नंबर पर जो प्रावधान किया गया था वो तो क्या थी? जैसे एक तो होगा विधानसभा और एक होगी विधान परिषद। विधान परिषद, इसे राज्य परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। और एक क्या थी? विधानसभा थी। एक क्या थी? विधानसभा थी। अब विधान परिषद थी, इसको तो मैं उच्च सदन कह सकता हूं। इसे तो उच्च सदन कहा जाता था और इसे निम्न सदन कहा जाता था। तो इसे तो उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का कार्यकाल था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का था साथियों? 3 वर्ष का था। इस विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145 सदस्य थे। कहने का मतलब है विधान परिषद में कुल 60 सदस्य थे और विधानसभा में कुल 145 सदस्य थे। इनमें 34 सदस्य तो क्या थे? निर्वाचित थे। और अन्य क्या थे? अन्य ये क्या थे? मनोनीत थे। ये क्या थे? मनोनीत थे। इनमें 104 सदस्य तो क्या थे? निर्वाचित थे। और अन्य सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। अन्य सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। अब फिर से समझना साथियों, हम बात करते हैं, देखो फिर से समझना कि 1919 का अधिनियम था। 1919 का अधिनियम था, इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया था। द्विसदनात्मक। अब देखो क्या हुआ इसमें कि इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। द्विसदनात्मक का मतलब एक तो थी विधान परिषद, एक थी विधानसभा। विधान परिषद क्या था? उच्च सदन था। विधानसभा निम्न सदन था। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था। विधान परिषद में कुल सदस्य 60 थे। विधानसभा में कुल सदस्य 145 थे। विधान परिषद में 34 निर्वाचित व अन्य को वायसराय क्या करता था? मनोनीत करता था। विधानसभा में कुल 145 में 104 तो निर्वाचित थे, अन्य को वायसराय क्या करता था? मनोनीत करता था। अब देखो दोनों के पास जो अधिकार थे, ये दोनों के पास जो अधिकार थे ये क्या थे? बराबर अधिकार थे। परंतु ध्यान रखना, जो बजट था, परंतु क्या बनता है? जो बजट था, इस बजट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? विधान सभा को था। यह हमने इस अधिनियम के द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात की। और इस अधिनियम में और क्या क्या कानून बनते? भाई द्विसदनात्मक विधानमंडल हो गया, कोई बात नहीं है। इसी अधिनियम में ली आयोग रिपोर्ट, ध्यान रखना, ली आयोग रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या बना? ली आयोग रिपोर्ट के आधार पर सन 1926 ईस्वी में
संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष था रोस बारकर था। क्वेश्चन क्या बना कि 1919 के अधिनियम में भारत में सिविल सेवाओं के लिए ली आयोग रिपोर्ट के आधार पर 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन क्या बना, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ? ली आयोग रिपोर्ट के आधार पर। कब गठन हुआ? 1926 में। किस अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रोस बारकर थे। कौन थे? रोस बारकर थे। इसी 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार प्रस्तावना को भी शामिल किया गया था। कहने का मतलब है इस अधिनियम में भारत में पहली बार एक प्रस्तावना को भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अब देखो दो क्वेश्चन बनकर आते हैं यहां से। अच्छा क्वेश्चन, दो व्यक्ति है, एक तो है लॉर्ड मिंटो, समझना मेरी बात को, एक तो लॉर्ड मिंटो है, ठीक है, और एक यहां पर आएगा मोंटी। यहां पर इसको समझो एक बार, लियोन कार्टियस। अब दो क्वेश्चन क्या बने, अगर आपसे पूछे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक तो कौन है? लॉर्ड मिंटो बताना है। पूछे भारत में प्रांतीय स्वायत्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लियोन कार्टियस को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन बने कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक तो कौन हुआ? लॉर्ड मिंटो हुआ। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन हुआ? लियोन कार्टियस हुआ। ये दो क्वेश्चन आपको और बताने हैं, ठीक है। इसी 1919 के अधिनियम में और भी कार्य हुए थे, यानी और कार्य क्या हुए थे? अब देखो यहां तक कार्य हो गए 1919 के अधिनियम में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी अधिनियम का बताओ कोई ना कोई तो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? तो इस अधिनियम का कोई ना कोई व्यक्ति विरोध करेगा, तो इसका विरोध किस किसने किया? देखो आपने कांग्रेस का नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी है, यह कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह असंतोष है, यह असंतोषजनक व निराशाजनक है। पूछेगा कि किसने इस अधिनियम को असंतोषजनक व निराशाजनक कहा है? कांग्रेस पार्टी ने कहा। व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा आपने, यह बाल गंगाधर तिलक था। उसने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत में बिना सूरज का क्या है साथियों? सवेरा है। बिना सूरज का सवेरा है। बिना सूरज का क्या हुआ? सवेरा हुआ। जबकि आपने हमारे सुभाष चंद्र इस बोस का तो नाम सुना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत में बेड़ियों की एक नई क्या है साथियों? चाल है। एक क्या है? चाल है, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसने इसके बारे में कहा कि यह नौकरशाही पद्धति का उल्लंघन है। वो किसने कहा था? देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, इस अधिनियम का विरोध कांग्रेस पार्टी ने करते हुए कहा कि यह असंतोषजनक है, निराशाजनक है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का क्या कहा? सवेरा कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह बेड़ियों की एक नई क्या है? चाल है। बेड़ियों की क्या है? एक नई चाल है। चलो इस अधिनियम का विरोध करते हुए कह दिया। अब इसके बाद में हम नया पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है साइमन कमीशन। 1927 का साइमन रिपोर्ट होगी, साइमन कमीशन पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। अब हमारा पॉइंट रहेगा साइमन कमीशन। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये 1909 का अधिनियम समाप्त हो गया।
अब इसके बाद में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, क्या उद्देश्य था इसका, कितने सदस्य थे। अब देखो साइमन कमीशन का पहली बात तो उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम बना था या मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बना था, इस अधिनियम के जो दोष है, इनके दोष की जो जांच करना, ये किसका उद्देश्य था, साइमन कमीशन का। अच्छा क्वेश्चन बना कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के दोष को दूर करना था। हो गया। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि इसका दोष दूर करना था, क्या हुआ, मुझे तो गलत बात हो गई। नहीं है, देखो जब 1919 का कानून बना था तो इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद हम एक नया कानून लेकर आएंगे, एक नया कमीशन लेकर आएंगे। हम क्या लेकर आएंगे, यानी 1919 में जो कानून बना था, उस कानून के बनने के बाद में यह कहा गया था कि इसके 10 वर्ष बाद में हम एक नया कमीशन लेकर आएंगे। वो कमीशन इसकी क्या करेगा, जांच करेगा। वहां पर यह बात कह दी। अब बताओ कि 1919 का जो कानून बना, इसके 10 वर्ष बाद में कमीशन का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 10 वर्ष बाद में तो 1929 आती है, तो यह कमीशन तो 27 में बन गया। भाई 10 वर्ष बाद में, इसका मतलब 1929 में बनना चाहिए, परंतु ये तो 27 में बन गया। अब 2 साल पहले ही बन गए। तो 2 साल पहले क्यों बना, क्योंकि जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है, इसका लोगों ने क्या करना है, विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसलिए 2 वर्ष पहले ही 1929 के बजाय 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का क्या हो गया, गठन हो गया। अब देखो यहां तक मैंने आपको बात बता दी, इसका गठन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब पहली बात, साइमन कमीशन से क्वेश्चन बनता है कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में हुआ। साथियों इसका गठन कहां पर हुआ, तब आपको बताना है, इंग्लैंड में। तो इसका गठन कहां पर हुआ, इंग्लैंड में। साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, 7 थे। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, वो किसे बनाया गया, सर जॉन साइमन को। सर जॉन साइमन को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, सर जॉन साइमन को बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यह भारत कब आया। तो भारत 3 फरवरी 1928 में आया। कहां पर आया था, यह मुंबई में आया था। कहां पर आया था मित्रों, मुंबई में आया था। ठीक है, अब 4 बात समझना, मेरी बात को समझना कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में। इसका गठन कहां पर हुआ, इंग्लैंड में। कितने सदस्य थे, 7 थे। अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन था। और यह भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 में। कहां पर आया था, मुंबई में आया था। कहां पर आया था भाई, मुंबई में आया था। आ गया। अब अब मैंने उद्देश्य आपको पहले ही बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के जांच करना था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, साइमन कमीशन में 7 सदस्य हैं। इसमें सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य। तो सातों के सातों सदस्य क्या है, अंग्रेज है। इसके सातों के सातों सदस्य क्या हो गए, अंग्रेज हो गए। इसलिए
इस कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन, इसे श्वेत कमीशन, यानी इस कमीशन को क्या क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सातों के सातों व्यक्ति क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ, सातों के सातों व्यक्ति अंग्रेज है? भाई सातों के सातों व्यक्ति अंग्रेज है तो इसका भारतीय लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कन्फर्म है? तो भारतीय लोग, इसके कांग्रेस पार्टी है, व्यक्ति ये इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ठीक है, अब विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है यहां पर, ठीक है, लेकिन लाहौर की बात करता हूं मैं। लाहौर, पहली बात तो लाहौर कहां पर है वर्तमान में? ये लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। लाहौर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान की राजधानी तो कौन सी है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। कौन सी है? कराची है। अब पाकिस्तान का पहला पीएम लियाकत अली था। कौन था? लियाकत अली। पहला गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना था। तो ये लाहौर शहर है पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे वर्तमान में पड़ता है। तो उस समय तो भारत में था ना। तो लाहौर में एक व्यक्ति था, उसका नाम है लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय है। यह व्यक्ति इस कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहा था और लाहौर में विरोध करते समय पुलिस की लाठियां लगने के कारण यह व्यक्ति क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और घायल होने के कुछ समय बाद में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। परंतु अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस कमीशन के तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई? साइमन कमीशन का विरोध करते समय। क्यों हुई? पुलिस की लाठियां लगने के कारण हुई। ठीक है, अब मरने से पहले लाला लाजपत राय ने एक शब्द कहा था। भाई मरने से पहले लाला लाजपत राय ने एक शब्द कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठी के प्रहार किए गए हैं वो एक दिन अंग्रेजों की 100 पेटी में कीले साबित होगी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने मरने से पहले कहा कि मेरे ऊपर जो यानी मेरे ऊपर जो लाठी के प्रहार किए गए हैं वो एक दिन अंग्रेजों की 100 पेटी में कीले साबित होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, अब बताओ कि साइमन कमीशन का विरोध भी हो गया, साइमन कमीशन आ गया, सारा कार्य हो गया। तो अब मुझे जरा ये बताओ, क्या साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा? तो रिपोर्ट पेश करेगा। तो साइमन कमीशन ने सन 1930 ईस्वी में अपनी क्या कर दी? रिपोर्ट पेश कर दी। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कब की? 1930 ईस्वी में। इस रिपोर्ट में इसने पहली बात क्या कही कि भारत में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है इसको क्या कर दो? समाप्त किया जाए। यानी इसने सलाह दी थी कि प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को हटाया जाए। दूसरी बात इसने कही कि भारत में एकात्मक की जगह संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत होनी चाहिए। तीसरी बात इसने क्या कही कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको जारी रहने दिया जाए, उसको हटाना नहीं है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को तो जारी रहने दिया जाए, एकात्मक की जगह संघात्मक शासन व्यवस्था हो और भारत में प्रांतीय शासन की जगह केंद्र में लागू किया जाए। ये बात किसने कही थी? साइमन कमीशन ने। तो साथियों, साइमन कमीशन हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तीन बात और बता दूं मैं आपको। इस 1930 में देखो, 1928 में एक रिपोर्ट भी आई थी भाई। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट भी कहा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी और इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। मैं 1930 की एक छोटी सी बात भी बता दूं। देखो 1930, 31, 32, 1, 2, 3। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीन बात याद रखनी है, पहला 30, दूसरा 31 और तीसरा 32 क्या? गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे।
कहां पर हुए थे? और इंग्लैंड के सेंट जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस, वहां पर तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का पीएम एक ही व्यक्ति था, रेमजे मैकडोनाल्ड। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस कहां पर पड़ता है? इंग्लैंड में। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का राजकुमार भी एक ही था, वो कौन था भाई? जॉर्ज पंचम। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का राजकुमार भी यही था। ठीक है साथियों, आज हमने ये पढ़ लिया। अगले वीडियो में हमें 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, फिर हमें 42 का क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, 44 की वेवेल, 44 का हम सीआर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर 45 में वेवेल योजना, 46 में कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में बात करते हैं।